गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। यूनिट 6 कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं साथियों। पहला टारगेट हमारा है कि जो थियरी सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद में जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। थियरी सेक्शन में क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी ही लिए हुए हैं, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन ज़रूर करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से डेटा, टेबल, चार्ट, डायग्राम से संबंधित सवाल रहते हैं, जिसमें अधिकतम मान, न्यूनतम मान, प्रतिशत, औसत, एवरेज, ये सब से संबंधित सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, बहुत मुश्किल नहीं रहता है। तो इस तरह के सवाल आपके हर जेट नेट के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं प्यारे साथियों। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, थियरी सेक्शन को। तो डेटा होता क्या है साथियों? डेटा जो है जानकारी है। डेटा वह कच्चा तथ्य या जानकारी है जिसे विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए संग्रहित किया जाता है। डेटा को अगर व्यवस्थित ढंग, सिस्टमेटिक वे में व्यवस्थित करते हैं तो ये बन जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन। और जो टेबल आपका दिया रहता है, टेबल में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन ही रहता है, सूचना ही, व्यवस्थित सूचना, डेटा रहता है। उसी के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखें, छात्रों की आयु, अंक, नाम, कक्षा, मौसम का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या है? जानकारी है। इसको व्यवस्थित करेंगे तो सूचना बन जाएगा। डेटा कहाँ कहाँ से मिलता है? स्रोत क्या है? जल्दी से देख लें। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत जिनसे डेटा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मिल जाता है हमें। इसका विशेषता क्या है? ताज और सटीक डेटा मिलता है। डेटा संग्रह के लिए समय और प्रयास लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, सर्वेक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ से डायरेक्टली हमें डेटा मिल जाता है। माध्यमिक स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं देख लीजिए। वे स्रोत जिनसे डेटा पूर्व में संग्रहित होता है और हम उसे पुनः उपयोग करते हैं। पहले से ही हमारे पास होता है संग्रहित, हम दोबारा यूज करते हैं। इसमें टाइम सेव होता है, हमारा समय बचता है। डेटा का सटीकता स्तर पहले का जो संग्रह है उसी पे निर्भर करता है। जैसे पहले की किताबें हैं, रिपोर्ट्स, पत्र पत्रिकाएं, सरकारी सर्वेक्षण का डेटा हो गया, इंटरनेट डेटाबेस, ये सब। अब डेटा संग्रह के तरीके किस तरह से संग्रह किया जाता है? जैसे सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण सर्वेक्षण में बेसिकली सर्वे होता है। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रश्नावली या इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी एकत्र करना। उदाहरण के लिए देखिए, छात्रों की पढ़ाई की आदतें, ये भी कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू, प्रश्नावली से। साक्षात्कार के द्वारा भी डेटा प्राप्त किया जाता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट बातचीत करके, शिक्षकों से कक्षा प्रबंधन के बारे में जानकारी लेकर के। तो ये साक्षात्कार हुआ। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन करके। जैसे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उसको हम नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। प्रयोग के माध्यम से, जो नियंत्रित परिस्थितियां हैं वहाँ पर हम कंट्रोल वे में डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे आपका साइंस का लेबोरेटरी हो गया। वर्गीकरण देख ले साथियों, डेटा को प्रकार, प्रकृति और स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहले जो है यहाँ पर गुणात्मक और मात्रात्मक। तो ये शब्द जो हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक में मात्रा का बोध होगा, गुणात्मक में गुणों का बोध होगा। तो गुणात्मक में देखिए शब्दों या श्रेणियों में व्यक्त करते हैं। जैसे लिंग में हो गया आपका पुरुष, महिला, रंग, लाल, नीला, हला, ये सब गुण को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं मात्रा की बात करेंगे तो इनको हम अंक में या कोई यूनिट में हम इनको क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। जैसे उम्र हो गया, अंक हो गया, ऊंचाई, वजन, ये नंबरिंग है, मात्रा बता रहा है। आगे देखिए, अविरल और अविच्छिन्न डेटा। अविरल किसी सीमा के भीतर कोई भी मान ले सकता है। ये अविरल होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे आपका तापमान हो गया, वजन हो गया, समय हो गया। वहीं पे अभिन्न केवल निश्चित मान लेगा। जैसे कि बच्चों की संख्या, किताबों की संख्या, ये निश्चित मान लेगा। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। आगे देखिए, कर्मागत और नाममात्र डेटा होता है। कर्मागत होता है डेटा में क्रम होता है लेकिन अंतर ज्ञात नहीं होता है।
जैसे कि यहाँ पर देख ले, शिक्षा का स्तर है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, ये क्रम है, लेकिन अंतर ज्ञात नहीं है। नाम मात्र में होगा यहाँ पर, केवल वर्गीकरण के लिए होता है ये। जैसे यहाँ पर धर्म, लिंग, रंग के आधार पर। आगे बात करें डेटा को व्यवस्थित करने के लाभ क्या हैं। और व्यवस्थित जब तक डेटा को नहीं करेंगे ये इन्फॉर्मेशन बनेगा नहीं, सूचना बनेगा ही नहीं। सबसे पहले जो कच्चा जानकारी है, कच्चा माल है, वो हमारा, उसको व्यवस्थित करते हैं तो डेटा बनता है। डेटा को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। आगे देखिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक लाभ यहाँ पर है, डेटा का विश्लेषण आसान हो जाता है। कंक्लूजन, डिसीजन हम आसानी से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट, ग्राफ बनाने में सुविधा होता है। जो भी रिपोर्ट तैयार होता है सूचना डेटा के आधार पर, उसी के रिपोर्ट के आधार पर भी हम ग्राफ बनाते हैं। पाई चार्ट हो गया और बहुत सारे टाइप्स हैं ग्राफ के। कुछ प्रश्न देख ले। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों प्रश्नावली या इंटरव्यू के माध्यम से डेटा संग्रह करना। वहीं आगे सवाल देख लें। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किस प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है। तो प्रयोग में क्या करते हैं, जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या सिचुएशंस रहते हैं उसमें हम डेटा संग्रह करते हैं। जैसे कि साइंस का लेबोरेटरी हम डिस्कस करे थे। इंटरनेट से प्राप्त डेटा किस स्रोत में आएगा, ये प्राथमिक, माध्यमिक, क्रमागत, गुणात्मक। तो ये आपका आ जाएगा माध्यमिक स्रोत। आगे देखिए, बच्चों की कक्षा 1, 2, 3 का डेटा किस प्रकार का है। अब ये 1, 2, 3 है तो ये मात्रात्मक और अविच्छिन्न है। चलिए आगे देखेंगे, तापमान और वजन किस प्रकार के डेटा में आते हैं। तापमान और वजन ये गुणात्मक तो नहीं है, मात्रात्मक जरूर है, मात्रात्मक है और अविरल है। आगे देखेंगे, डेटा संग्रह में प्रत्यक्ष अवलोकन का मुख्य लाभ क्या होता है। डेटा ताज़ा और वास्तविक होता है। नाम मात्र और क्रमागत यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में अंतर क्या होता है साथियों, क्रम और अंतर का। माध्यमिक स्रोत से डेटा संग्रह का लाभ क्या है। ताज़ा और वास्तविक डेटा मिलता है। आगे देखेंगे, डेटा के स्रोत, संग्रह और वर्गीकरण से भी सवाल हैं। कौन सा डेटा प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ये आपका प्राथमिक स्रोत होता है। माध्यमिक स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन है। सरकारी सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं ताकि ये सब क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। गुणात्मक डेटा का उदाहरण कौन सा है। ऊंचाई, वजन, लिंग, आयु। तो इसमें से आपका हो जाएगा लिंग। मात्रात्मक डेटा का उदाहरण यहाँ पर मात्रा, अंक। इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनको आप पीडीएफ के थ्रू देख लीजिएगा। अगले टॉपिक पे हम सीधा आते हैं। देखिए, टेबल और तालिका आधारित सवाल आपको पूछे जाते हैं नेट जेट में। छोटे छोटे क्वेश्चन ले लिए हम लोग। एक तालिका है यहाँ पर, स्टूडेंट के नेम है, इधर क्लास और इधर अंक है। राम कक्षा 5 में पढ़ता है, 78 अंक है। रीना कक्षा 6 में 85 अंक है। मोहन 5वीं कक्षा में 92 अंक है। सीमा 6ठी कक्षा में और 88 अंक है। अब इस टेबल से संबंधित सवाल थोड़ा सा देख लें। 5वीं कक्षा में उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया। 5वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक किसको मिला। 5वीं कक्षा में राम है, मोहन है और दोनों हैं। दोनों में सबसे ज़्यादा किसको मिला, मोहन को। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आपके रहेंगे। परसेंटेज में पूछा जाएगा, वृद्धि पूछा जाएगा, उस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाएंगे। 6ठी कक्षा का औसत अंक क्या है। जो 6ठी कक्षा में है उनका औसत अंक। अब यहाँ 6ठी कक्षा में कौन कौन है, रीना है और सीमा है। दोनों का औसत निकालिए आप, 85 और 88। कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 8 16 और 1 17 बट्टा 2। काटेंगे तो 2 8 16, उसके बाद में 13 बच जाएगा। 2 छक 12 पॉइंट, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 86.5 के समथिंग। तो 86.5 आ रहा है, तो इसको माना क्या जाएगा, 5 या 5 से ऊपर आता है पॉइंट में तो हम 86 ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुल छात्रों का औसत।
अब यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी को जोड़ दो और औसत निकाल दो। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 18 8, 15 और 8 हो जाएगा आपका 23, 7 8 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 2 32 और 2 हो जाएगा आपका 34। 4 यहाँ पर छात्र हैं, 4 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा आपका 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 2 और 3 23, 4 5 20, फिर 3 बच जाएगा, पॉइंट लग जाएगा आपका 30, 4 7 28, फिर 4 5 20 समथिंग आएगा, इतना 85.7 के कुछ समथिंग आएगा। 85.75 आएगा, तो इसको मान लेंगे हम 86 के आसपास। चलिए आगे देख लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी फिर से सवाल है आपका, तालिका आधारित दूसरा उदाहरण है। थोड़े यहाँ पर डेटा जो है और भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इन छोटा छोटा अभी समझने के लिए हम लोग जस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर उत्पाद प्रोडक्ट है, इधर बिक्री है 1000 में, लाभ इधर परसेंटेज में है। देखिए ए उत्पाद का बिक्री 50,000 है, लाभ प्रतिशत 10 है। उत्पाद बी का 40,000 है, लाभ प्रतिशत 15 है। सवाल देखते हैं सबसे अधिक लाभ प्रतिशत किस उत्पाद में है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली दिख रहा है सबसे अधिक किसका है, डी का, डी उत्पाद का है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कुल बिक्री का औसत कितना है। कुल बिक्री टोटल जो सेल है उसका औसत निकालना है, सबको जोड़ देना है और जितना यहाँ पर उत्पाद है उसमें से घटा देना है, डिवाइड कर देना है। तो कुल बिक्री यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50, 40, 90 और 60 जोड़ दे आप यहाँ पर। 5 4 9, 9 6 15 और 15 3 18, 180। टोटल उत्पाद 4 है, तो औसत निकाल दीजिए। 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी कि 45। तो 45 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये डेटा जो है या जो ग्राफ है, चार्ट है या टेबल जो है, थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा, जस्ट अभी शुरुआत करें इसलिए थोड़ा इजीली है। चलिए आगे हम लोग टॉपिक है ग्राफ, चार्ट, तालिका और आरेख, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले आप। डेटा की व्याख्या यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्यात्मक या तथ्यात्मक जानकारी, न्यूमेरल भी हो सकता है या फिर फैक्चुअल भी हो सकता है, को सार्थक रूप में समझना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। इन आंकड़ों को समझने के लिए विभिन्न दृश्य माध्यमों जो विजुअल मीन्स हैं, जैसे हम तालिका का यूज करेंगे, ग्राफ का, चार्ट का और आरेख का उपयोग करेंगे, और इनको अच्छे से देख करके एनालाइज करके हम लोग फिर कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, जो भी करने को लिए कहा जाएगा। टेबल क्या होता है साथियों, जब आंकड़ों को हम रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं तो ये बन जाता है हमारा तालिका, टेबल। विशेषता क्या है, संक्षिप्त रूप में हम बड़ा डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं और इसमें हमें तुलना करने में, कंपैरिजन करने में दो राशियों के बीच में आसानी होती है। विश्लेषण में भी सहायता मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ 2020, 21, 22 में छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या को हम लोग व्यवस्थित किए हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, अनुपात, प्रतिशत, जो भी निकालने बोला जाए। ग्राफ क्या होता है, जब आंकड़ों को रेखाओं या बिंदुओं के माध्यम से दर्शाते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्राफ। ग्राफ के प्रकार होते हैं, रेखीय ग्राफ दो चरों के बीच प्रवृत्ति, ट्रेंड को दर्शाता है। बार ग्राफ में विभिन्न वस्तुओं की तुलना के लिए यूज किया जाता है। पाई चार्ट जो है संपूर्ण का अनुपात के लिए। हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं वर्गों के लिए निरंतर डेटा दिखाने हेतु। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करते हैं, हिस्टोग्राम के साथ प्रयोग होता है ये। चार्ट देख रहे, चार्ट वह माध्यम है जिसमें हम चित्रात्मक प्रतीकों के साथ में
जैसे सिंबल, बार, स्लाइस द्वारा डेटा को आकर्षक रूप से दिखाया जाता है। और इसके भी प्रकार हैं चार्ट के, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट। आरेख होता है आपका चित्रात्मक रूप है जिसमें किसी वस्तु, प्रणाली या प्रक्रिया को समझाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जनसंख्या का पिरामिड बनाना है, वृक्ष का आरेख, वेन आरेख, फ्लो चार्ट बनाना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मुख्य चरण, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, किस पैटर्न में है, किस ट्रेंड में है को समझना, पहचानना होता है। प्रतिशत या अनुपात निकालना, अगर जो निकालने बोला जाए वो निकालना होता है। फिर निष्कर्ष निकालना होता है। उत्तरों की तार्किक जांच करना होता है। तो ये स्टेप्स हैं। मुख्य बिंदु आपको याद रखना है, हिस्टोग्राम में निरंतर डेटा के लिए होता है। बार ग्राफ जो होता है असतत डेटा के लिए होता है। पाई चार्ट जो होता है प्रतिशत विभाजन के लिए। लाइन ग्राफ जो होता है समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए। तालिका वर्गीकृत डेटा को प्रस्तुत करने के लिए होता है। कुछ सवाल देख लेंगे। तालिका में डेटा को किस रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम में। पाई चार्ट में डेटा को किस रूप से दिखाया जाता है, वृत्त के खंडों में। पाई चार्ट में ऐसे ही होता है, इस तरह का रहता है, इसमें आपके इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं प्रतिशत में। निरंतर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त होता है, हिस्टोग्राम। आगे देखिए, दो या दो से अधिक चर में के बीच में प्रवृत्ति, ट्रेंड को दिखाने के लिए हम लोग रेखीय ग्राफ का यूज करते हैं कि दो चर या दो राशि है किस तरह से आगे ट्रेंड कर रहे हैं, तो इस तरह से हम रेखीय ग्राफ की मदद से दिखाते हैं। वेन आरेख का उपयोग करते हैं समूहों के बीच संबंध दर्शाने के लिए। रीजनिंग में आप इस तरह के सवाल देखे होंगे। डेटा का दृश्य रूप कहलाता है साथियों आरेख। बार ग्राफ में बार्स के बीच का अंतर दर्शाता है असतत डेटा को। यदि किसी परीक्षा में छात्रों का प्रतिशत परिणाम दिखाना हो तो कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त होता है, पाई चार्ट। याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, अगला जो है हमारा टॉपिक है ग्राफ, चार्ट, टेबल एंड डायग्राम। अच्छा, ये तो हो गया शायद। कुछ सूत्र यहाँ पर देख लेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है। औसत निकालने के लिए फॉर्मूला है। अनुपात, पहला मान को डिवाइड करेंगे दूसरा मान से। वृद्धि या प्रतिशत कमी, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है नया माइनस पुराना, डिवाइड करेंगे पुराना से, फिर इंटू करेंगे 100 से। ये फॉर्मूला यूज होंगे बेसिकली जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे डेटा, टेबल या चार्ट से संबंधित सवालों को। इन फॉर्मूलों का यूज करना होगा। पाई चार्ट में देखें, ये फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरह से ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और आप लोग भली भांति इन फॉर्मूलों से परिचित हैं। ग्राफ आंकड़ों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की विधि है। प्रकार, बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। उसके बाद में चार्ट में क्या होता है, डेटा को सारणीबद्ध और चित्रात्मक रूप से दिखाया जाता है, जैसे पाई चार्ट, फ्लो चार्ट। टेबल में क्या करते हैं, आंकड़ों को स्तंभ और कॉलम में हम व्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं। आरेख में किसी जानकारी को चित्र या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ या डी डायग्राम। अब यहाँ पर प्रश्न है, तालिका आधारित कुछ प्रश्न छोटे छोटे, ध्यान से देखिए। नीचे दी गई तालिका में किस कॉलेज में 5 वर्षों के छात्रों और छात्राओं की संख्या दी गई है। किसी कॉलेज का यहाँ पर संख्या दिया हुआ है छात्रों का और छात्राओं का। देखिए 2018 की तुलना में 2022 में कुल छात्रों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2018 का देखें, छात्रों में, कुल छात्रों में बोला है, मतलब 2018 में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 400 और 300 700। 22 में कुल कितने हो जाएंगे, कुल छात्र बोला है, सिर्फ छात्र छात्राएं अलग स्पेशल नहीं बोला है, तो कुल आपको करना होगा। यहाँ पर आपके 900 हुए, तो वृद्धि कितना हुआ, 700 और 900। तो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला ऊपर अभी देखे थे, वृद्धि निकालने के लिए जो बाद वाला
मान है यहाँ पर 900 में आपको घटाना होगा 700 और डिवाइड करना होगा 700 से इंटू 100 करेंगे। फार्मूला आपने देखा था, तो ये आपका 28.57% निकल करके आ जाएगा। फिर सवाल आ गया आपका 21 में कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत। तो 2021 में लड़कों का कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लड़के यहाँ पर कुल कितने हैं देख लीजिए। अच्छा, कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो कुल छात्र कितने हैं और लड़के कितने हैं आप देख लें। और ये बात कब का है? 2021 का बात है। तो 2021 में आप देख लें कुल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 0, 8, 9, 17, 4, 3, 7 और 1, 8, 870 टोटल हो जाएंगे कुल, जिसमें छात्रों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 480 का, यानी कि 870 में से 480 का निकालना है प्रतिशत। तो निकाल लें 480 बटा में 870, प्रतिशत में बदलना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा। उसके बाद इसको जोड़ घटाव करके सॉल्व करेंगे तो आपका 55.17% आंसर आएगा। बार ग्राफ से संबंधित सवाल आप देख ले छोटा सा। एक बार ग्राफ में 5 दुकानों की बिक्री क्रमशः दी गई है। 20, 30, 25, 40, 35 लाख रुपए है। औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने के लिए एवरेज आप लोग देख ही लिए थे कि टोटल जो होता है सबको जोड़ दिया जाता है और जितना यहाँ पर संख्या रहता है उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबको ऐड कर दिए, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दिए, 30 लाख रुपए। इस तरह से सवाल आगे देखें। सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री में कितना अंतर है? कितना अंतर है सबसे अधिक और सबसे कम में? सबसे अधिक यहाँ पर 40 था, सबसे कम कितना था? 20 था। तो अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। पाई चार्ट, किसी कंपनी का कुल जो खर्च है यहाँ पर देखें 12 लाख है। यदि मार्केटिंग पर खर्च 60 डिग्री के कोण से दर्शाया गया है तो उस पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई चार्ट आपका इस तरह से रहता है। 60 डिग्री बोला है तो 60 डिग्री मान के चले आप, ये 60 डिग्री है और इसमें क्या खर्च हो रहा है? मार्केटिंग का। इधर और भी खर्च होगा कुछ कुछ, ये आपका मार्केटिंग का खर्च है। अब इसमें से पूछा है 60 डिग्री का कोण से दर्शाया गया है, ये 60 डिग्री है, तो खर्च कितना हुआ मार्केटिंग में? तो ये निकालने के लिए अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है साथियों? 60 डिग्री की बात हो रही है और टोटल ये पाई चार्ट है तो ये सर्कल बनता है, तो टोटल एक राउंड में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री कितना में हो रहा है? 360 डिग्री में। और टोटल कितना यहाँ पर खर्च है? 12 लाख। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 लाख हो जाएगा आंसर। अब उसी तरह से यहाँ सेम सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पाई चार्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन को जो है प्लेन लिखा गया है। 120 डिग्री मान के चले, 120 डिग्री यहाँ पर है, किसका उत्पादन है? प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो उत्पादन का खर्च प्रतिशत में निकालना है, तो खर्च प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर 120 360 डिग्री में से है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। और भी इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 0, फिर ये कटेगा आपका और इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। 33.33% के समथिंग आएगा। आगे सवाल देखेंगे रेखा आरेख आधारित। एक रेखा ग्राफ में किसी विद्यालय के 5 वर्षों के परीक्षा परिणाम 60%, 65%, 70, 75 और 80% दिखाए गए हैं। औसत परिणाम ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालना है तो सबको जोड़ देना है, उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर देना है तो औसत परिणाम आपको मिल जाएगा प्रतिशत में।
220 से 21 में परिणाम में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये डेटा इसका टेबल यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये टेबल यहाँ पर था शायद, नहीं है, इसका टेबल एब्सेंट है। तो इस तरह के सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़े मुश्किल सवाल भी लेकर के आएंगे ज़रूर। किसी जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 55% है और महिलाओं का 45%। यदि कुल जनसंख्या है 8800, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है तो आप इजली कर पाओगे। महिलाओं का प्रतिशत कितना है साथियों? 45% है। और 45% कितना में से? 100% में है। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 8800 है। तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी, आप कैलकुलेट करेंगे, 2020 कैंसिल होगा, बाकी 88 गुना 45 करेंगे तो आपका निकल करके आएगा। जो चीज़ यहाँ पर सवाल दिया हुआ है यही चीज़ आपका टेबल में व्यवस्थित करके रहेगा, तो वहाँ से देख के आप इजली करोगे। किसी कंपनी की आय 2021 में 40 लाख थी, 2022 में 50 लाख हो गई, तो वृद्धि कितना का हुआ? तो वृद्धि कितना का हुआ? 50 लाख था, 50 लाख वृद्धि हो गया है, बाद में हुआ है। तो बाद वाला जो नया वैल्यू रहता है उसको पुराने वैल्यू से घटाया जाता है और पुराना वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यही था आपका प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10/40 गुना 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल होगा, 4 से आप फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 पचे 10 काटेंगे तो 5 पचे 25 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बाकी इजीली बनेंगे साथियों। किसी विद्यालय में 2019 में 600 विद्यार्थी थे और 2021 में 720 विद्यार्थी हो गए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो नया वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 720। 720 में पुराना जो वैल्यू था उसको घटाना है 600 और डिवाइड करना है पुराने वैल्यू से ही, प्रतिशत में बदलना है तो 100 आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 720 में 600 आप घटाएंगे तो 120 बचेगा और नीचे 6 बचेगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, यानी कि 20%। उसी तरह का सेम पैटर्न में यहाँ सवाल है, तो इस तरह से आप इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रिक्स आप देख लीजिएगा, कुछ सुझाव हैं यहाँ पर। पाई चार्ट में कुल कोण जो होता है 360, क्योंकि ये सर्कुलर होता है। बार ग्राफ में तुलना या वृद्धि प्रतिशत पर ध्यान देना है आपको। तालिका आधारित प्रश्नों में औसत, अनुपात, प्रतिशत सबसे अधिक पूछे जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना है। जल्दी हल करने के लिए विकल्पों का अनुमान लगाएं और जांच करना है। हमेशा इकाइयों को ध्यान रखना है कि रुपीज़ में दिया हुआ है, कि प्रतिशत में दिया हुआ है, कि लाख में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला यूनिट है साथियों आपका सांख्यिकी तर्क, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लें। आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण, तुलना और निष्कर्ष निकालना। इसमें हम संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं ताकि किसी घटना या प्रवृत्ति के बारे में सही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। इसमें हम लोग यूज करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, आप लोग सुने होंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, रेंज, मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, टेबल से ही सवाल बनते हैं। माध्य में क्या होता है साथियों? सभी मानों का योग में डिवाइड कर देते हैं, कुल मानों की जो संख्या होती है, ये सिंपल होता है। माध्यिका में व्यवस्थित डेटा का जो माध्य मान होता है उसको निकाला जाता है। बहुलक में जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक आपका होता है। और आपका रेंज जो होता है, जो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको मिनिमम वैल्यू से माइनस करते हैं। प्रसार जो होता है, माध्य के विचलन के वर्गों का औसत। मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। सहसंबंध, कोरिलेशन, दो चरों के बीच संबंध की मान होती है। प्रतिगमन, एक चर के दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब इनके आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि इनके प्रश्न तो आप अलग से करने होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिट है।
टॉपिक है। यूनिट तो इसी यूनिट में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। माध्य निकालने के लिए सभी अवलोकनों का योग करके कुल अवलोकनों की संख्या से डिवाइड करते हैं। माध्यिका के लिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा +n/2 माइनस माध्यिका वर्ग से पहले तक की संचयी आवृत्ति पे डिवाइड करते हैं माध्यिका वर्ग की आवृत्ति इंटू वर्ग अंतराल। यहाँ पर लैंग्वेज में फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसके लिए हम अलग से फार्मूला आपको दे देंगे, माध्य माध्यक बहुलक और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, इनसे। यहाँ छोटे छोटे सवाल, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दिए हुए हैं समूह, इनका माध्य निकालना है, सबको जोड़ देना है और जो जितनी संख्या है समूहों की उससे डिवाइड कर देना है। तो ये सिंपल हैं, इतने भी सिंपल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू करना है। जैसे यहाँ माध्य माध्यक बहुलक के कुछ सवाल हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की। और मैं आपको ज़रूर अलग से जो डेटा से संबंधित टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार और उसके बाद में आरेख जो हैं, उसके बाद में इधर सांख्यिकी से जो माध्य माध्यक बहुलक और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनसे रिलेटेड एक अलग से क्लास लूँगा, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रखेंगे। और ये आपको बेसिक जानकारी देने के लिए था, थियरी सेक्शन कवर करने के लिए। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।